हेलो एवरीवन, आज से हम सॉल्यूशंस की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आर अगोर की बुक में जो सोम का चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले मैंने हाइड्रोलॉजी का चैप्टर जो आर अगोर में है उसके सॉल्यूशंस कवर किए। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए बेस्ट अप्रोच यही रहता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, सॉल्व कर पाओ एग्जाम से पहले, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज गिवन है और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, उस पर अगर हम लोड लगाएं तो उस लोड के कारण उस बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे इस तरीके से टेंसाइल फोर्स लगाया तो उस बॉडी होगी ये, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब लोड हटाने के बाद कुछ मटेरियल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वापिस से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जो ही लोड रिमूव करोगे तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल रबड़ है। इसका अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी, कि लोड रिमूव करने के बाद वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आता है। जो नई शेप लोड लगाने की रिफॉर्म्ड शेप है वो उसी में रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। कोई भी मटेरियल इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों के जैसे बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड अप्लाइड। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोड लगाया है, लार्ज अमाउंट का लोड लगाया है, तो हो सकता है वो प्लास्टिक मटेरियल के जैसे बिहेव करे, वापस से ओरिजिनल शेप में ना आ पाए। और अगर कम लोड लगाया है तो मे बी वो ओरिजिनल शेप में वापस से आ जाए। सो ये दोनों प्रॉपर्टी। उसके बाद है डक्टिलिटी। जब यहाँ पे जैसे हमने लोड लगाया तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी बस, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये डिक्रीज होगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। किसी मटेरियल में टेंसाइल फोर्सेस लगा के अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर पाए तो ये प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की, उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। इसको मेजर करने के लिए या तो हम लेंथ में कितना चेंज हो रहा है फोर्स के लगाने पे वो मेजर करके कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसमें कितना रिडक्शन हो रहा है उससे भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी डक्टाइल है कोई मटेरियल। लास्ट है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी होता है कि लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाने पे ये सारी डायरेक्शंस में एक्सटेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रखी हुई है, इसमें यहाँ से हैमर से आप जोर जोर से मार रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं और उसके कारण ये सारी की सारी डायरेक्शंस में एक्सटेंड करेगा। फोर्जिंग में ये मटेरियल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है, और फोर्जिंग के प्रोसेस से आप कुछ किसी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ बना रहे हो को किसी मटेरियल का फोर्जिंग के प्रोसेस से, तो वहाँ पे मैलिएबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण किसी मटेरियल को हम थिन शीट्स में या फिर रोल्ड सेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं क्या पूछा है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट में पूछा है कि हम लोड लगा के किसी मटेरियल पे टेंशन फोर्सेज लगा के स्मॉलर सेक्शन करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर पाए, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। थर्ड है कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई मटेरियल है वो बीट करके हम थिन कर सकते हैं, थिन प्लेट्स में, या रोल्ड करके थिन प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 में पूछा है कि इलास्टिक लिमिट रीच होगी तो टेंसाइल स्ट्रेन में क्या इफेक्ट आएगा। इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोड लगा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन में और स्ट्रेस में कैसा बिहेवियर आ रहा है। तो एक डायग्राम है, ये डायग्राम है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। किसी बॉडी पे अगर हम लोड लगाते हैं तो स्ट्रेस जो आ रहा है और स्ट्रेन जो है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इनिशियली कुछ स्ट्रेट लाइन के जैसे होता है। जैसे ये लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन है, ए तक ये स्ट्रेट लाइन है। ए को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनल लिमिट। ए के बाद फिर से अगर हम लोड इंक्रीज करें तो उसके बाद बी पॉइंट रीच होता है। बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट। इट मीन्स बी के बाद अगर फिर से हम और ज़्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर है और बॉडी फुली रिकवर कर रही है। बॉडी फुली रिकवर बी तक भी कर रही है इलास्टिक लिमिट तक, लेकिन ए और बी के बाद बी जो ए और बी के बीच में रिलेशन है वो लीनियर नहीं, वो कर्व्ड है।
और बी इलास्टिक लिमिट है, इट मीन्स बी पे जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगाया जाए बॉडी पे तो वो एज ए प्लास्टिक मटेरियल के जैसे उसका बिहेवियर होगा, वो फुली अपना जो डिफॉर्मेशन है उसको रिकवर करके वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। सो बी हो गया इलास्टिक लिमिट, और इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। यील्डिंग मतलब लोड लगाने के कारण उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसको यील्डिंग बोला जाता है। और इलास्टिक लिमिट पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक सारा का सारा रिकवर हो रहा है डिफॉर्मेशन, इसके बाद नहीं हो पाता। अब इस ग्राफ में अगर हम बी और सी के बीच का देखें, इसी का पूछा है इसमें कि इलास्टिक लिमिट रीच होने के बाद में कैसे बिहेवियर रहता है। अब अगर बी इलास्टिक लिमिट है, बी से सी पॉइंट तक का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बिहेवियर देखें तो बी से सी तक जाने पर बहुत ही माइनर सा चेंज हुआ है स्ट्रेस में, बहुत ही कम चेंज हुआ है स्ट्रेस में, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेन में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है। इतना चेंज हो रहा है स्ट्रेन में, जबकि स्ट्रेस में बहुत ही माइनर चेंज हुआ है। इट मीन्स इलास्टिक लिमिट रीच होने के बाद में स्ट्रेन है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। सो ऑप्शंस देखते हैं अब क्या क्या। सो ऑप्शंस जो गिवन है इसमें बोला कि या तो इंक्रीज होगा रैपिडली या डिक्रीज होगा, या स्ट्रेस के प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल तो नहीं हो रहा है, हमने देखा प्रोपोर्शनल नहीं है यहाँ पे, दोनों चीजें कर्व्ड आ गया था रिलेशन। डिक्रीज नहीं होगा, जो स्ट्रेन आ गया वो वापस तो नहीं जाएगा, इंक्रीज होगा, स्ट्रेन जो होगा वो इंक्रीज होगा और रैपिडली होगा। हमने देखा थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करने पे ही काफी ज्यादा स्ट्रेन आ रहा था। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने जो भी पढ़ा यील्डिंग, जैसे जैसे उसकी लेंथ में डिफॉर्मेशन होने लग जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होने लग जाता है, लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है, इसको यील्डिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 में पूछा है कि यील्डिंग अगर हो रही है तो उसको इनिशिएट करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए कि उसको कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए। तो इसके लिए भी डायग्राम देखते हैं हम। एक तो हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं, पहले वाला भी देखा, ये भी वही स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते हैं। बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी शॉर्ट होता है, लेकिन हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाए इसलिए ये स्केल में नहीं है ये डायग्राम। ये वाला पोर्शन है ये काफ़ी एनलार्ज दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे बी और सी को देखें, बी पे यील्डिंग स्टार्ट हुई है, यील्डिंग स्टार्टेड, और बी के बाद यील्डिंग कंटिन्यू है, इधर जा रहे हैं तो यील्डिंग कंटिन्यू है। अब सी पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस देखें तो सी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो बी पॉइंट वाले स्ट्रेस से कम है। बी पॉइंट पे स्ट्रेस है, यहाँ तक था स्ट्रेस, तो ये वाला स्ट्रेस था। सी पॉइंट पे स्ट्रेस है वो इतना ही है। सो यील्डिंग स्टार्ट इनिशिएट करने के लिए स्ट्रेस चाहिए वो हमें ज़्यादा चाहिए, कंटिन्यू करने के लिए उतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। स्टार्ट हो गई यील्डिंग एक बार तो कम स्ट्रेस पे भी वो कंटिन्यू रहेगी। सी पॉइंट है, इसको लोअर यील्ड पॉइंट और बी को अपर यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। सो ऑप्शंस देखते हैं अभी क्या होगा आंसर। नेक्स्ट में ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। स्टॉप तो हम कर ही नहीं सकते कि स्ट्रेस एक बार यील्डिंग स्टार्ट हो गई तो हमने स्ट्रेस से कुछ स्टॉप तो हम यील्डिंग को नहीं कर सकते। इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करें मतलब इंक्रीज होते जा रही है यील्डिंग। सो मोर देन और लेस देन, तो हमने भी डायग्राम में देखा कि लेस था, यील्डिंग इनिशिएट होने के बाद जो स्ट्रेस था कंटिन्यू रखने के लिए वो लेस था, उससे जो स्टार्ट करने के लिए यील्डिंग को स्टार्ट करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए था। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी मटेरियल पे लोड लगाया हुआ है, उसमें स्लोली एक्सटेंशन हो रहा है विथ टाइम। टाइम के साथ कांस्टेंट लोड है लेकिन फिर भी टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें स्लोली एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते? ये इसका आंसर होगा क्रीपिंग होगा। काफ़ी लोगों को क्रीप और यील्ड का डिफरेंस क्लियर नहीं होता है। यील्डिंग में आपने लोड लगाई, फटाफट से आपका उसी लोड लगाते ही विदिन 1-2 मिनट्स डिफॉर्मेशन हो गया है लोड लगाने के बाद। लेकिन क्रीपिंग में लॉन्ग टाइम लगता है कि आपने सेम अमाउंट ऑफ लोड लगाया है। अगर किसी बॉडी पे कोई लोड लग रहा है, काफ़ी टाइम तक वो लग रहा है, आप 2 महीने 4 महीने, तो उसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए लग रहा है और स्लोली एक्सटेंशन हो रहा है उसमें, तो उसको क्रीपिंग बोला जाता है। और यील्डिंग में होता है इसमें इंस्टेंटली इफेक्ट देखने को मिल जाता है। लोड लगाया, यील्डिंग हुई तो फटाफट से उसमें एक्सटेंशन हुआ है, लेंथ में वो फटाफट से होगा। लेकिन क्रीपिंग में जो एक्सटेंशन होगा उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा, उसको धीरे धीरे टाइम के साथ वो इंक्रीज होता रहेगा बहुत ही स्लोली। सो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट में पूछा है कि वो स्ट्रेस जहाँ पे एक्सटेंशन
ऑफ मटेरियल होता है वो क्विकली होता है अगर इंक्रीज इन लोड उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन स्ट्रेन आ रहा है वो काफ़ी क्विकली आ रहा है, तो उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमने देखा था कि ऐसे यील्ड पॉइंट आने के बाद में अगर हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं स्ट्रेस को तो भी स्ट्रेन रैपिडली चेंज हो रहा था स्ट्रेन। नेक्स्ट में पूछा है कि हुक्स लॉ कोई मटेरियल कब तक फॉलो करता है। सो ऑप्शंस है इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी और नन ऑफ दिस। तो हुक्स लॉ का काफ़ी लोग इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, इलास्टिक लिमिट कर देते हैं। इलास्टिक लिमिट नहीं करना है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और अभी हमने देखा था वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये ग्राफ ए पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन था और ए पॉइंट को हमने बोला था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो ए पॉइंट तक ही हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, इसके बाद नहीं होगा क्योंकि इसके बाद जो दोनों के बीच की रिलेशन है वो कर्व्ड है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नेक्स्ट है कि ये होमोजेनिटी और आइसोट्रोपिक इजी सा टॉपिक है, फिर भी थोड़ा कुछ लोगों को दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। सो आइसोट्रोपिक होता है कि सारी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम हो, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो, तो इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। और होमोजीनियस होता है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हो। आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक। सो आइसोट्रोपिक हो गया कि कोई प्रॉपर्टी है वो सारी डायरेक्शंस में किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो सेम है, और होमोजीनियस है कि हर एक पॉइंट पे से ऑल पॉइंट्स पे जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो यहाँ पे पूछा इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम ऑल डायरेक्शन अगर सेम है तो मटेरियल को आइसोट्रोपिक बोलेंगे, और अगर सेम एट ऑल पॉइंट्स एट ऑल लोकेशंस पूछा होता, मटेरियल के अंदर सारे पॉइंट्स पे सेम होता, तो वहाँ पे होता होमोजीनियस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट में बोला है कि कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये लॉ था हुक्स का लॉ, हमने अभी ऊपर पढ़ा। सो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है। सो ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक नहीं है, इलास्टिक लिमिट के विद इन आता है, तो एक प्रोपोर्शनल लिमिट, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये लॉ अप्लीकेबल है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी एक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेज अगर अप्लाई किए जाएं इस तरीके से कि वो बॉडी को एलोंगेट करने की कोशिश करें, तो इस टाइप के फोर्सेज को क्या बोलेंगे। तो जैसे ये एक बॉडी है, एलोंगेट करने के लिए फोर्सेज लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, और इक्वल और अपोजिट फोर्सेज है तो इसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, क्योंकि इससे बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेसेस। अगर इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी में टेंशन आएगा, और जो स्ट्रेसेस आएंगे वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। नेक्स्ट में पूछा है कि नीचे मेंशन किए गए स्ट्रेन में से सिंपल स्ट्रेन कौन सा है। कोई भी यूनिट डिफॉर्मेशन होता है उसको सिंपल स्ट्रेन बोला जाता है। यूनिट डिफॉर्मेशन मीन्स किसी डायमेंशन में डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल डायमेंशन, जैसे डेल्टा एल अपॉन एल भी हो सकता है, ये डेल्टा वी अपॉन वी भी हो सकता है। यूनिट ये टोटल डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड। सो टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ऑल ऑफ द वो सारे के सारे हैं ये सिंपल स्ट्रेन है क्योंकि ये यूनिट डिफॉर्मेशन है। सो आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक सॉलिड क्यूब है और उसमें इक्वल नॉर्मल फोर्सेस ऑल डायरेक्शंस ऑल इट्स फेसेस में लग रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन होगा। सो अगर एल लेंथ है क्यूब की तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv इक्वल टू हो जाएगा 3l स्क्वायर इंटू dl। अब इसमें डिवाइड करेंगे, इस वाली इक्वेशन में इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू 3 dl अपॉन l। ऊपर l स्क्वायर नीचे l क्यूब है तो l बचेगा।
इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी 3 टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन। सो एक्स की वैल्यू जगह अपना क्या आ रहा है 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7.14, नेक्स्ट में कि एक बार है, काफी ज्यादा उसकी लेंथ है और वर्टिकली हेल्ड है, और उस पर लोअर एंड पे एक लोड लग रहा है। ये एक बार है लार्ज लेंथ की, वर्टिकली इस तरीके से वर्टिकली हेल्ड है, और यहाँ पे लोअर एंड पे एक लोड लग रहा है, और इसके खुद के वेट के कारण एडिशनल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होंगे? तो लोड जो लग रहा है वो तो हर एक सेक्शन पे लग रहा है, सेम होगा। जो एक्स्ट्रा अप्लाइड एडिशनल वाला जो लोड है, एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लोड अप्लाई किया वो तो, इसके अलावा दूसरे इसमें स्ट्रेसेस आएंगे इसके खुद के लोड के कारण। अब खुद के लोड के कारण जो स्ट्रेस आएंगे वो यहाँ पे मैक्सिमम होंगे, क्योंकि इस वाले सेक्शन पे सिर्फ इसी के कारण वेट का कारण स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इस वाले सेक्शन पे इतने वेट के कारण स्ट्रेसेस आ रहे हैं। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इस पूरे के कारण ही स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसकी पूरी लेंथ के कारण यहाँ पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा बिल्ट इन अपर सेक्शन। जो अपर सेक्शन होगा वहां पे सबसे ज्यादा वेट के कारण एडिशनल स्ट्रेसेस आएंगे। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी, मैक्सिमम स्ट्रेस वहीं पे होगा। नेक्स्ट है कि एक प्रिज्मेटिक बार है, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, सॉरी स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड है वर्किंग स्ट्रेस के इक्वल है, तो उसका एरिया कितना होगा। वर्किंग स्ट्रेस होता है किसी भी बॉडी में मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस, कि मैक्सिमम है इतना स्ट्रेस अलाउ कर सकते हैं किसी बॉडी में। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है और अगर सिर्फ एरिया को हम डिक्रीज करते जाएं, जैसे जैसे एरिया को डिक्रीज करेंगे स्ट्रेस इंक्रीज होता रहेगा। एक जगह पे जाके ये स्ट्रेस मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस के इक्वल हो गया। अब हमें एरिया को और रिड्यूस नहीं कर सकते, अगर एरिया को और रिड्यूस करेंगे तो ये मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस से ज़्यादा पहुंच जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो होगा मिनिमम, या तो हमें उतना एरिया रखना पड़ेगा प्रिज्मेटिक बार का, या फिर इससे ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये होगा मिनिमम। इसका आंसर की में आंसर गिवन है वो इनफाइनाइट है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 7.1, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एलोंगेशंस का रेशियो हमें निकालना है। दो टाइप की अपने हमारे पास बार है, एक है वो कोनिकल बार है, उसका जो एलोंगेशन होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, और दूसरा जो प्रिज्मेटिक बार है उसका जो सेम लेंथ की प्रिज्मेटिक बार है उसका इसके खुद के वेट के कारण जो एलोंगेशन होगा, उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं है कंप्लीट। इतना दिया है कि लेंथ सेम है, और यहाँ पे लेकिन हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वेट भी सेम है और लेमडा भी सेम। लेमडा मतलब यूनिट वेट जो है उस मटेरियल का जिससे वो बनी हुई है वो सेम है, और टोटल जो वेट है प्रिज्मेटिक बार का और टोटल जो वेट है कोनिकल बार का वो दोनों भी सेम है। तो इन अजम्पशंस के साथ हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये यहाँ पे हमने एक प्रिज्मेटिक बार ली है और ये यहाँ पे एक कोनिकल बार लिया। कोनिकल बार का जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया AC है और इसका AP है। लेंथ दोनों की क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है। हम अज्यूम करेंगे कि लेमडा भी सेम है, जो कि होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जो वेट होता है वो होता है लेमडा। अब इसका सेल्फ वेट निकालेंगे प्रिज्मेटिक बार का, तो वो हो जाएगा L इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्रिज्मेटिक बार इंटू लेमडा। इसका सेल्फ वेट निकालेंगे कोनिकल बार का, वो हो जाएगा 1/3 इंटू लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोनिकल बार, यहाँ टॉप पे कितना है, इंटू लेमडा। अब इससे हम रिलेशन निकालेंगे कि AP और AC में क्या रिलेशन है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये मान लिया इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इधर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने माना है यहाँ पे कि WP और WC है वो दोनों इक्वल है।
जब तक इनको सेम नहीं मानेंगे यूनिक केस नहीं बनेगा। डब्ल्यू अगर डिफरेंट हो सकता है, लैम्डा भी डिफरेंट हो सकता है, तो ए में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते और ए में रिलेशन नहीं आएगा कोई फिक्स, तब तक हम उनका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे एलोंगेशन का, क्योंकि सिर्फ एल सेम होना काफ़ी नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये ए पी इंटू 3 ए सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एल से एल कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ए पी ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। या हम कह सकते हैं ए सी विल बी इक्वल टू 3 ए पी, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो प्रिज्मेटिक बार का है उसका 3 गुना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कोनिकल बार का यहाँ टॉप में। अब तो सिंपल है, दोनों फॉर्मूला लगा देना है। यूनिट वेट के कारण एलोंगेशन होता है, सॉरी सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन होता है वो होता है प्रिज्मेटिक बार का निकालना है, तो ये लेंथ दोनों की सेम है, एरिया ऑफ प्रिज्मेटिक बार इंटू यहाँ पे आ जाएगा ये 2 आता है यहाँ पे इंटू ई, और दूसरे का कोनिकल का अगर हम निकालेंगे, ये प्रिज्मेटिक का है और ये कोनिकल का है, तो कोनिकल का यहाँ पे वेट आ जाएगा, ये तो सेम ही है, एल अपॉन 2 इंटू ए सी इंटू ई। तो इन पी इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कोनिकल अपॉन प्रिज्मेटिक का रेशियो, और वो है यहाँ पे, तो ये स्क्रीन से थोड़ा सा कट गया था तो मैंने दोबारा लिखे हैं टर्म्स। जो इलोंगेशन होगा प्रिज्मेटिक बार का वो ये होगा सेल्फ वेट के कारण जो होता है, और कोनिकल बार का भी सेम ही फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई। तो यहाँ पे अपने पास रिलेशन आ गया था कि ए सी इज इक्वल टू 3 ए पी। अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा ई। डब्ल्यू सी और डब्ल्यू पी तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, एल भी सेम है, ई भी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल की बनी हुई है, और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए पी डिवाइडेड बाई ए सी, और ए सी है वो इक्वल है 3 ए पी के, तो कोनिकल बार का एलोंगेशन अपॉन प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन विल बी इक्वल टू 1/3। सो ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आंसर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, 1/3 आ रहा है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी जो हमने पहले किया वैसा सा ही कुछ है कि एक बार है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच की हुई है, हमें इसकी सारी की सारी डायमेंशंस को n टाइम्स इंक्रीज करना है। तो उस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है बॉडी में, उसमें कितना चेंज आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस किसके कारण है, खुद के वेट के कारण जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा इस वाले पॉइंट पे, क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्फ वेट आ रहा है। अगर लेमडा इसका पर यूनिट वॉल्यूम वेट अगर लेमडा है तो इसका टोटल वेट इस सेक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस, तो इस सेक्शन के लिए फोर्स आ जाएगा लेमडा इंटू ए इंटू एल, ये टोटल फोर्स हो गया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है स्ट्रेस, तो एरिया के लिए यहाँ पे ए लिख देंगे हम, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा एल के प्रोपोर्शनल। अब ए का तो कुछ सारे के सारे डायमेंशंस को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन ए से तो ए कैंसिल हो रहा है तो उसके कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ये प्रोपोर्शनल हो रहा है डायरेक्टली लेंथ के। सो अगर लेंथ को हम n टाइम्स कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी n टाइम्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एरिया की जो डायमेंशंस है, जो डाया है यहाँ पे, या फिर अगर सर्कुलर बार है तो डाया है, प्रिज्मेटिक बार है तो उसकी विड्थ वगैरह है, उनको भी चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस का पूछा है और स्ट्रेस के लिए एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो रहा है और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है एल के। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कोई पिलर है, उसके ईच क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस है वो वर्किंग स्ट्रेस है। वर्किंग स्ट्रेस मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस होता है, इट मीन्स मैक्सिमम उस पिलर में मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है वो हर एक सेक्शन पे आ रहा है, वो सेम आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने स्टील में किए होंगे या आरसीसी में भी किए हो सकते हैं, जब हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बार डिजाइन करते हैं कुछ, या सॉरी बीम डिजाइन करते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, तो हर एक सेक्शन पे स्ट्रेस होगा वो सेम होगा, और इस टाइप की हम बॉडी को बोलते हैं बॉडी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ है वो सेम है हर एक क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस जो आ रहा है वो हर एक सेक्शन पे
मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ये 2 फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हो तो इससे भी आप बाकी सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हो, इनको भी डिफरेंट फॉर्म में जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे उस फॉर्म में याद रख सकते हो। यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखें तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे 3 आएगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 3 क्या आएगा, E इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो E इज इक्वल टू 3 क्या 1 माइनस 2/m। सो ये बी ऑप्शन गलत हो गया, गलत वाला फाइंड करना है हमें आंसर में। नेक्स्ट है ये बिल्कुल सही है, इसमें अगर E को इधर ले जाएं C को इधर ले जाएं तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस 1/m। ये भी सही है, अगर इनको सोल्व करके हम E को एलिमिनेट करें, इन इक्वेशंस को सोल्व करके यहाँ से E को एलिमिनेट करें तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, और ये वाला भी गलत है। ये बेसिकली यहाँ पे इन दोनों में इसमें कुछ मिस्टेक हुई इनसे टाइपिंग में आई थिंक। यहाँ पे अगर 3K लिखते तो ये वाला सही होता, और E और C में लिखना होता तो फिर यहाँ पे 2 आता और इसकी जगह यहाँ पे प्लस आता तो ये फॉर्मूला सही होता। तो यहाँ पे आंसर में तो आई थिंक रॉन्ग है, वो जो गिवन है, जो आंसर में जो गिवन है वो करेक्ट है। सो आंसर में तो C को रॉन्ग बोला हुआ जो कि तो बिल्कुल सही है, और गलत है यहाँ पे ऑप्शन बी और E। तो या तो इसको हम 3 बना दें तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, और ये वाला तो गलत ही होगा। सो अभी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से गलत वाला जो आंसर जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन बी और E। सो ये आंसर की में आप अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे, इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर देते हैं या फिर कैलकुलेटर सॉल्व करके आंसर मैच करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना होता है कि आंसर क्या है। आप देख रहे हो कि ऑप्शंस में डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं है ऑप्शंस। सो अप्रोक्सीमेशन से हम कर सकते हैं। पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस में इस टाइप की ट्रिक्स बताई हैं, अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो ये होता है फॉर्मूला, अगर W लोड है उसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है। एक और इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, वैसे तो इनकम्प्लीट है इस टाइप का डेटा, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा यूनिट मान के न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है वो मान के हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पे 10⁻⁶ को कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा। पाई का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 3.14, 2.1 को हम सिंप्लीफाई करके 2 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या चेंजेस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसके कारण अपने आंसर में क्या इफेक्ट आएगा, आंसर अपना थोड़ा सा ज़्यादा आएगा एग्जैक्ट वैल्यू से। यहाँ पे लिखें तो अंदर बचेगा ये 10 × 5, 4 ऊपर चला जाएगा, 3.14 × 400 × 2.1 को हम 2 ले लेते हैं अभी के लिए, और इससे जो अपना आंसर आएगा उससे एक्चुअल जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 3.14 को भी हम शॉर्ट करके 3 ले लेते हैं और 2.1 को भी हमने 2 ले लिया है। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा उससे जो थोड़ा सा कम होगा वो आंसर हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे अगर आप लिखो तो ऊपर आएगा 200 और 200 डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 800, तो ये आ रहा है 1/4, 1/4 मतलब 0.25 के आसपास आएगा। अब 0.25 से जो थोड़ा सा कम है वो आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो 0.25 से थोड़ा सा कम आंसर आता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख के आप कह सकते हो कि 0.25 से थोड़ा सा कम आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने में लग जाते हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो ये हो गया पार्ट 1। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बारे में कुछ फीडबैक है आपका तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।